हाँ भाई, तो लास्ट टाइम पे बेवामापी हो गया था अपना। ठीक है, तो बेवामापी का एक सवाल भी है उसमें, वो सवाल और देख लो, उसके बाद आगे बढ़ रहा है अपन। ठीक है, तो बेवामापी में हर जगह अपन क्या लगा रहे थे, ई बराबर में के इंटू में एल, यही लगता है हर जगह बेवामापी के सवाल में। तो एक तो सवाल बीच में लिखा है, ठीक है, बेवामापी में 1.0812 ऐसे करके होगा, एक सवाल ढूंढो बीच में। बोल्ट के लिए यदि संतुलन बिंदु यानी कि जो अपना जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो 339.4 सेंटीमीटर पे मिला, यानी ये एल है और इतने वोल्टेज के लिए। तो पूछ क्या रहा, बेवा प्रवणता ज्ञात करो, यानी कि वोल्टेज ग्रेडियंट अपने को फाइंड करना है के की वैल्यू। तो ई कितना है 1.0812, ठीक है, के अपने को फाइंड करना और एल की वैल्यू है 339.4। ठीक है, ये सीधे 3 बार कट रहा, देखो ध्यान से देखो कट रहा कि नहीं। अब देखो यहाँ एक अंकवत पॉइंट है, यहाँ 1 2 3 4 अंकवत पॉइंट है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 अंक थे, यहाँ पे 1 अंक था, तो 1 अंक से 1 अंक तो कट जाएगा, लेकिन 3 अंकवत पॉइंट लगेगा अभी। ठीक है, तो 1 2 ये 3 अंकवत पॉइंट लगा दो। समझ में आई बात कि नहीं। ठीक है ना, इस तरह से हिसाब किताब होगा। ठीक है, ये हमारा के का मान आ गया। और बेवा प्रवणता का मात्रा क्या होता है, बोल्ट बटे मीटर। ठीक है, बस खत्म है कहानी इसकी। अच्छा, एक सवाल और दिया डायग्राम बना के हमने, जिसमें इधर है हमारा 40 ओम। ठीक है, एक बैटरी लगी 2 वोल्ट की, ये वही बैटरी है B1 जो कल बता रहे थे, जो हमें पता होती है। और एक तार लगा है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर का, ये लगा दिया तार ए और बी के बीच में। ठीक है, और 40 सेंटीमीटर में मिला है डिफ्लेक्शन पॉइंट, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, ये लगा दी उनने एक अज्ञात बैटरी। तो कह रहा है कि E2 की वैल्यू बताओ। तार का प्रतिरोध 10 ओम है, हाँ ये भी है, E2 की वैल्यू बतानी है। और यहाँ से यहाँ तक जो तार है ना, ये तार, इसका खुद का प्रतिरोध है 10 ओम। ठीक है, तो बेटा इस जॉकी तो बाद में कनेक्ट करी जाती, पहले तो करंट यहाँ फ्लो होना चाहिए ना इस सर्किट में, ऊपर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऊपरी भाग में अपर सेक्शन में क्या होगा, बोलो आई बराबर निकालो पहले V/R से। वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट बटे में R, तो R एक तो 40 है और प्लस में ये 40 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक के तार का भी तो प्रतिरोध दिया उसने, कितने ओम दिया 10 ओम, तो वो भी लेके चलना पड़ेगा। 40 + 10, बात आ रही समझ। ठीक है ना, तो 2 बटे में 40 10 कितने हो गए 50, यानी 1/25। क्लियर हो गई, ये हमारा किसका मान है, आई का मान है। ठीक है, अब हमसे E2 पूछ रहा। ठीक है, कैसे निकालोगे, आई का मान तो आ गया इतने एम्पियर में। अब देखो हमारी बात सुनो, पहले जो 2 वोल्ट की बैटरी है उसका कुछ हिस्सा तो 40 ओम खा लेगा, कुछ वोल्टेज, जो वोल्टेज बचा रहेगा वो किस पे आएगा, तार ए बी पे। नहीं समझे, फिर अपन जो क्यू कनेक्ट करेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले अपन निकाल लेंगे ए बी पर विभव, केवल ए से लेके बी तक। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, V बराबर में IR। करंट कितनी है, करंट तो सब में सेम ही फ्लो कर रही, 1/25। और प्रतिरोध कितना है पूरे तार का, 10 ओम था ना, काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 25, 2/5 कितना आया 0.4 वोल्ट। देखो बेटा, ये वो वोल्टेज है जो हमारे तार ए बी पे है। फिर क्या करेंगे,
निकाल लेंगे ए वी की विभव प्रवणता। क्या निकाल लेंगे? विभव प्रवणता के का मान। विभव प्रवणता समझते हो ना, पर सेंटीमीटर पे या एकांक लंबाई पर आने वाला विभव। तो एक बार बताओ, के बराबर में फॉर्मूला होता है वी अपॉन में एल, नहीं होता विभव प्रवणता का फॉर्मूला। तो बोलो वोल्टेज कितना है टोटल, ए से लेके बी तक 0.4, और लंबाई कितने सेंटीमीटर की है 100। ठीक है, क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो ये आ गई हमारी 4/1000। ठीक है, वोल्ट/मीटर। सही है, फिर समझ लो। सबसे पहले ऊपरी भाग में हमने करंट को स्थापित किया, आई बराबर वी अपॉन आर लगाया, वोल्टेज 2 था, प्रतिरोध एक 40 है और एक ए से बी तक का प्रतिरोध 10 है। 50 हो गया, काटा पीटी कर ली, 1/25 एम्पियर तो हमारी धारा आ गई। फिर हमने कहा ए से लेके बी तक का वोल्टेज तो बताओ कितना है। ठीक है, तो विभव निकालने के लिए वी बराबर आई एल लगाया, करंट 1/25 है और ए से बी तक का प्रतिरोध जो कितना है 10, 5 दूनी 25, 2/5 यानी 0.4 वोल्ट आ गया ए से बी तक का विभव। फिर निकालेंगे ए बी की विभव प्रवणता यानी वोल्टेज ग्रेडियंट जो कि है वी अपॉन एल। कैसे निकालोगे? ए से लेकर बी तक का विभव कितना है 0.4 और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी 100 है, पॉइंट हटा के नीचे 0 कर दिया, 4/1000 आ गया। अब हमने अपनी जॉकी को कनेक्ट करा और जॉकी कनेक्ट करने पर जो E2 है, चूँकि जो E2 है वो 40 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेपित है। नहीं समझे? जो नीचे वाला है वो कम मिल रहा है, 40 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेपित है। शून्य विक्षेप कम मिलता है, जीरो रिफ्लेक्शन। जब जो E2 वोल्टेज है वो बराबर हो जाए काहे के, इस 40 सेंटीमीटर के वोल्टेज के। समझ गए ना? टोटल 100 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 40। तो E2 बराबर में K × L लगाओ तुम, तो समझ रहे ना, L2। K कितना है, K सेम रहता है बेटा हर जगह, चाहे वो 40 सेंटीमीटर के लिए हो 50 सेंटीमीटर की हो। अब आ जाओ L2 कितने सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौको 16/100 डिवाइड करोगे 0.16 वोल्ट आ गया। ये आंसर है। समझ गया बात को? पहले ऊपर करंट स्थापित करना है, फिर अपने को जो कि कनेक्ट करना है बाद में। तो यहाँ तो फिक्स है, E2 बराबर में लगेगा KL2। यहाँ पे L2 कितना है 40, बस हमें K का मान चाहिए। K कैसे निकलेगा? K निकालने के लिए ए से बी तक का वोल्टेज निकालो, ये निकाला हमने V बराबर आई आर से। उसके पहले I निकालो, ये निकाली हमने I बराबर V अपॉन आर से। ये जो R है वो टोटल है और ये वाला R केवल कौन सा रखा हमने, ए से बी तक का जो कितने ओम है 10 ओम। ठीक है, नोट करो इसको। इस सवाल को यहाँ से यहाँ तक छापना है, ये वाला अलग है। ठीक है, दोनों सवाल हैं, शीट में देख लेना, नालायकों को भी मिला ही नहीं होगा सवाल कौन सा है। जल्दी करो इसको, फिर इसके बाद चुम्बक वाला चालू करेंगे। हो गया, नेक्स्ट। ठीक है, विभवमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? विभव प्रवणता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ चुंबकत्व में। ठीक है, मैग्नेट, मीटर सेतु बचा होगा, पढ़ लेना उसको, 1000 बार समझा चुके होंगे मीटर सेतु को। ठीक है, वो व्हीटस्टोन भी। अच्छा, मैग्नेट में क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना 17 नंबर वाला, उसमें एक एक नंबर के पॉइंट्स हैं, वो समझ रहे, एक एक नंबर के सवाल, उन सबके आंसर देख लो। पहले क्या कह रहा, गतिशील आवेश धारावाही चालक के चारों ओर कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बेटा ध्यान रखो, जब भी कोई चार्ज क्यू गति करेगा
तो उसके देखो आवेश के प्रवाह को धारा तो कहते ही है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र तो बन ही रहा, लेकिन साथ साथ में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ बेटा एक चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित होता है। समझ गए? तो जब भी आवेश क्या करेगा, गति करेगा, यानी कि भागेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, समझ रहे बात करें, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करेगा, मोशन करेगा, तो हमेशा ध्यान रखो एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा बी। बात समझ रहे? ई और बी दोनों बनते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं? फिर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यही है बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 नंबर के सवाल है, तो बी को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके मात्रक कम से कम 1008 बार पूछ चुके हम। तो क्या है बी की मात्रा, बोलो। एक तो टेस्ला होता, एक होता न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक होता है इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और केवल वेबर किसका होता बताओ, चुंबकीय फ्लक्स का। जो बल रेखाएं निकलती ना एन से एस की तरफ, अरे यार चुंबक समझते हो ना, ये एन पोल है, एस पोल है, एन से एस की तरफ ये जो बल रेखाएं निकल रही ना, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। ये बाहर चलती हैं एन से एस और अंदर चलेंगी एस से एन। आ रहा है समझ? अरे घूम के आएंगी तो ऐसे घुसेंगी ना एस से एन, बाहर चलेंगी एन से एस। ठीक है, इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं, फाई। ठीक है, और इसका मात्रक जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वो क्या होता है, वेबर। ठीक है, और एक मात्रक और, ये सारे एम के एस मात्रक है। ये सारे कौन से मात्रक है, एम के एस। अपन एम के एस सिस्टम में ही काम करते हैं। एम के एस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड। और अगर सी जी एस में पूछे, सी जी एस सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, तो इसमें होता है इसका मात्रक गॉस। ठीक है, और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। ये बात ध्यान रखना, इसको मैच कर लेना। एक टेस्ला में 10⁴ है या 10⁷ है, डाटा कन्फ्यूज है, एक बार चेक कर लेना। 10⁴ है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, टेस्ला कह लो, ये कह लो, ये कह लो, बात बराबर है। 10⁴ गॉस होते हैं उसमें, या 7 होते हैं, वो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कॉपी में लगा हुआ अभी, उसमें चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक हो गए। फिर कह रहा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान। ये भी हमने आपको कई बार बताया है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, पावर माइनस के नीचे ले आओ, क्या हो गई, +1/2। पहले तो पता है म्यू नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता, परमेबिलिटी। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये हमारा म्यू नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, दोनों की पावर है -1/2। नीचे ले आएगा क्या होगी, +1/2। और पावर 1/2 को हटा के क्या लगाते हैं, रूट। और बेटा इसकी वैल्यू सी के बराबर होती है, हमने सिद्ध करके बताइए। क्योंकि म्यू नॉट का मान होता कितना होता म्यू नॉट का मान 4π × 10⁻⁷, और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता 8.85 × 10⁻12 होता है कि नहीं। तो इन दोनों के जैसे मान रखोगे सी निकल के आएगा, और रूट लगाओगे उस पर तो सी निकलेगा। यहाँ पे सी क्या होती है बेटा, प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की क्या, प्रकाश की चाल, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पूरी कहानी खोल दी हमने। ठीक है, पावर माइनस की थी, नीचे ले गया प्लस की होगी, 1/2 घटा के रूट लगा दिया। ये म्यू नॉट की वैल्यू, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। म्यू चुंबकशीलता है, ये विद्युतशीलता है, दोनों हैं निर्वात की। निर्वात क्या होता है, वैक्यूम, जहाँ पे कोई गैस ना हो, कोई फोर्स ना हो, कुछ ना हो। ठीक है, कोई बल काम ना करे, कोई गैस ना हो, समझ गए ना, कुछ भी चीज़ ना हो, शून्य हो, उसे निर्वात कहते हैं। अंतरिक्ष में निर्वात होता है। इसका मान सी के बराबर होता है, जो कि प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸। नेक्स्ट कह रहा है लॉरेंज बल का सूत्र। तीसरे नंबर पे क्या कह रहा, लॉरेंज बल का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स। तो देखो बेटा ऐसा है, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करे, कोई आवेश गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। एक चुंबकीय बल कर लो, ये जो चू लिखा हुआ नीचे, इसका मतलब चुंबकीय, और कछु नहीं समझने बेटा है। तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है बराबर में QBV
साइन थीटा या फिर क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, जब ये क्रॉस हटता है तो साइन देता है। जिस तरह आप लोग भली प्रकार जानते हो कि डॉट को हटाने के बाद कॉस थीटा आता है, उसी तरह क्रॉस को हटाने के बाद साइन थीटा आएगा। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ध्यान रखना। बहुत पूछा जाता है कि लॉरेंज का वेक्टर फॉर्म बताओ, तो वेक्टर फॉर्म के लिए बीच में क्रॉस लगा देना। और अगर बी आगे लिखा है तो वी ही आगे लिखना है, और बी कहाँ लिखना, पीछे। समझ में आई बात कि नहीं? इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा लॉरेंज बल क्या होता है, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लो कि यहाँ पे एक एन है, यहाँ पे एक एस है, और एन से एस की तरफ बल रेखाएं गुजर रही हैं, और उसमें मान लो कि तुमने कोई एक आवेश फेंक दिया किसी स्पीड वी से। उसकी स्पीड कितनी है, वी वेग है। कितनी स्पीड से तुमने आवेश को फेंका, क्यू आवेश है, और बी है चुंबकीय क्षेत्र जो कि एन से एस की तरफ बना हुआ है। ठीक है, तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, क्यू बी वी साइन थीटा। समझ में आगे बात की नहीं? इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल की दिशा बेटा किससे ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ध्यान रखना इसको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता, ये अपना फैला लो तीनों को। ठीक है, तो ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र होता, ठीक है, ये फोर्स होता, और ये वेग होता। ठीक है, वेग, चुंबकीय क्षेत्र, और ये फोर्स। ठीक है, तो जब अपन बाएं हाथ की उंगलियों को फैला लेते हैं, और जो मिडिल फिंगर है ये वाली, ये किसको पता है, स्पीड को। ये किसको पता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। ये वाली किसको बताएगी, फोर्स को। समझ आ गई बात कि नहीं? तो ये है हमारा लॉरेंज बल का सूत्र। चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जैसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। ए बराबर क्यू वी साइन थीटा, या फिर साइन को अगर हटाना है तो बीच में क्रॉस लगाना पड़ेगा। किसके बीच में, वी और बी के बीच में। आगे पीछे मत करना, वी आगे ही रहेगा, बी पीछे ही रहेगा, याद कर लेना इस बात को। और उसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से याद कर सकते हैं। क्या है वो फ्लेमिंग का नियम, वो हमने आपको बता ही दिया। चलो खींचो फोटो। हाँ भाई, हो गया ना? हो गया। नेक्स्ट, ये सारी चुंबकत्व के अपने 1 नंबर वाले सवाल हैं। समझ रहे बात को कि नहीं? 1 नंबर में जो आते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 लाइन्स वाले में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, लॉरेंज बल का सूत्र हो गया। अच्छा विथ केस, केस कौन कौन से हैं देखो। लॉरेंज बल में अपने 3 केस थे। क्या था पहला केस, क्या था कि अगर मान लो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और तुमने उस क्यू आवेश को इसी के दिशा में फेंक दिया वी वेग से, तो फिर बताया बराबर क्या होगा, क्यू बी वी साइन थीटा। तो क्यू बी वी साइन, बेटा यहाँ देखो ना, बी में और वी में, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो कि इधर से इधर है, और वेग में कितना एंगल बन रहा है, 0। साइन 0 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। और इसका जो पथ है वो होगा बेटा रज्जु रेखीय। मतलब तुमने जैसा आवेश को फेंका था वो वैसे ही चला जाएगा आगे, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? तो रज्जु रेखीय मतलब होता लीनियर पाथ।
समझ गए। तो जब भी हम किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में फेंकें, उसी की दिशा में फेंक देते हैं, तो उसकी दिशा में फेंकने पर उस पर जो बल कार्य करेगा वो 0 होगा। कैसे पथ पर चलेगा? ऋजु रेखी यानी लीनियर पाथ पर चलेगा। दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है B, ठीक है, तो हमने फेंक दिया उसको ऊपर की तरफ, ठीक है, या ऐसे मत बनाओ इसको। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ मान लो, क्रॉस का मतलब क्या होता, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अंदर की तरफ है, और डॉट का मतलब क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, ठीक है। और मान लो कि तुमने एक आवेश को ऐसे फेंक दिया, ठीक है, V वेग से, ठीक है। अब ध्यान सुनो, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर हो गया, वेग इधर हो गया, ये वेग है ना, वेग इधर, चुंबकीय क्षेत्र, फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर, ठीक है ना। मतलब ऊपर लगने का मतलब क्या है कि तुमने उसको फेंक होता था इधर, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, और धीरे धीरे करके बना लेगा कि लीनियर पाथ, लीनियर नहीं सॉरी सर्कुलर पाथ, ये एक वृत्तीय पथ बन जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ क्या लग रहा था? एक फोर्स केंद्र की ओर। नहीं समझे बात को? तो चुंबकीय क्षेत्र ये जो है वो अंदर था, वेग तुमने इधर को दे दिया, तो जो फोर्स लगा वो ऊपर की तरफ लगा फ्लेमिंग नियम से। तो जाना तो चाहिए था सीधा, क्योंकि तुमने सीधा फेंका, लेकिन फोर्स ऊपर लगने के चक्कर में धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट कर गया, और क्या बन गया? एक सर्कल बन गया। समझ आई बात की नहीं? तो कितने डिग्री पे फेंका था तुमने? 90 डिग्री पे। चुंबकीय क्षेत्र अंदर था, तुमने फेंका ऐसा, लाइन्स अंदर है चुंबकीय क्षेत्र, और तुमने उसको ऐसा फेंका। मतलब जब भी चुंबकीय क्षेत्र के यानी B के, शॉर्ट में लिख दिया हमने, B के लंबवत फेंकने पर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंकने पर जो हमारा आवेश है उसका जो पथ है, आवेश का जो पथ है वो कैसा होगा? वृत्तीय होगा, यानी कि सर्कुलर होगा। समझ आई बात की नहीं? और बेटा वृत्तीय गति करने के लिए हमेशा ध्यान रखो, वृत्तीय गति करने के लिए हमें एक बल चाहिए, अभिकेंद्र बल। कौन सा? अभिकेंद्र बल, ठीक है। और वो अभिकेंद्र बल यहाँ पे प्राप्त हो रहा है इस F से, जो कौन सा बल है? लॉरेंज बल। नहीं समझे? यहाँ पे जो लॉरेंज बल है ना, जब ये तुमने निकाला अंदर इधर ऊपर, B अंदर, B इधर, B और F ऊपर, तो जो लॉरेंज बल F है ना, उसी से मिल रहा अभिकेंद्र। अभिकेंद्र मतलब बेटा इसके सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। समझ गए? अभिकेंद्र बल का एक फॉर्मूला होता mv²/r, ठीक है, याद करना पड़ेगा। और लॉरेंज बल का होता बेटा F बराबर, अभी पढ़ाया, QBV, एक V से V कैंसिल, तो mv/r बराबर में QB, R को यहाँ ले आओ, QB को नीचे भेजो, mv/QB। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, सवाल इस पे बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा, कि जब भी हमने किसी आवेश को एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंका, ये देखो ना, लंबवत फेंका, तो उसका पथ कैसा होगा? हम कहेंगे वृत्तीय होगा। उसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या निकलती कैसे वो देख लो, अभिकेंद्र बल को लॉरेंज बल के बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो QBV mv²/r, V से V निपटाओ, mv QB को नीचे भेज देंगे, R को ऊपर ले आएंगे, तो R बराबर में mv/QB, ये हमारी त्रिज्या का फॉर्मूला है। समझ में आई बात की नहीं? इसमें और भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। क्लियर होगी बात की नहीं? अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र से, मान लो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इससे कुछ थीटा कोण पे फेंका जाए, एक तो तुमने सीधा फेंका, एक 90 डिग्री पे फेंका, एक हमने तिरछा फेंका थीटा एंगल पे, तो अब क्या होगा? तुम थीटा एंगल का मतलब क्या है? ये वेग दे दिया तुमने थीटा एंगल पे, तो एक घटक तो आएगा V cos थीटा, नहीं आएगा? वेग ऐसा है ना, तो इसका एक घटक इधर आएगा, एक इधर जाएगा, V sin थीटा। तो ये जो वेग है वो लंबवत है, और ये उसी की दिशा में, उसी की दिशा में अगर फेंकें तो कैसे चलते? सीधे। और लंबवत फेंकें तो कैसे चलते? गोल। यहाँ पे तो दोनों है, इस वेग के दो टुकड़े कर दिए हमने, एक आया V cos जो कि इसी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में, B आगे की तरफ है, V cos भी आगे की तरफ है, लेकिन जो V sin है वो ऊपर है और B इधर है, वो तो लंबवत हो गया ना। अब बनेगा बेटा सर्कुलर पाथ, ऐसा गोल गोल भी घूमोगे और आगे भी जाओगे। आगे लेके कौन जा रहा? V cos। गोल गोल कौन घुमा रहा? V sin। समझ गया बात को? इसे कहते हैं बेटा स्प्रिंग नुमा पथ या छल्लेदार,
ठीक है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर फेंकते हैं, हेलिकल पाथ बोलते हैं। तो कौन से पथ पे जाएगा ये? स्प्रिंगनुमा या हेलिकल पाथ पे जाएगा। ये सर्कुलर पे हो गया, वो लीनियर हो गया। समझ गए? ये सारे केस हो गए हमारे किसके? लॉरेंज बल के। नोट करो। जब ये रुक जाते हैं ना बीच में, तो तुम्हारा काम होता है कि पूरे बूढ़ों को 10 बार पढ़ लेना कम से कम, ताकि चीज़ें यहीं पढ़ लो। घर पर कितना पढ़ रहा है वो तुम्हें मालूम ही है। नहीं समझे बात को? तो जब ये रुक जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने जो तेज़ी में बोला ना, उसको धीरे धीरे अपने मन में दोहरा लो एक बार। नेक्स्ट आ जाओ। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और परिभाषा देखो। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम, इसको हम मीडिया कैपिटल एम से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NIA, सिंपल। समझ आई बात की नहीं? परिभाषा क्या दोगे? किसी कुंडली में फेरों की संख्या n, उसमें बहने वाली धारा I, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद A, ये है अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये है धारा, ये है फेरों की संख्या, ठीक है। के गुणनफल को, इंटू को क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक क्या बनेगा? क्या बनेगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, धारा एम्पियर में, एरिया मीटर स्क्वायर में। और फेरों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। 2 फेरे, 4 फेरे, 5 फेरे, उनका थोड़ी कोई मात्रक है, ठीक है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? NIA। समझ आ गया? n फेरों की संख्या है, I धारा है, A अनुप्रस्थ परिच्छेद है। मात्रा क्या बनेगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। क्लियर होगी कि नहीं बात? ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा ही पता चलता है कि कोई पदार्थ या तो अनुचुंबकीय होगा या फिर प्रतिचुंबकीय होगा या फिर लोह चुंबकीय होगा, ठीक है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या फिर लोह चुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होते हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र में मामूली आकर्षित हों, थोड़े बहुत आकर्षित हों, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और यह फेरोमैग्नेटिक, यह डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो अनुचुंबकीय क्या होते हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र में मामूली से आकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में मामूली से आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय क्या है? जो मामूली से प्रतिकर्षित होंगे, उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो दूर भगेंगे उनसे थोड़े बहुत, उन्हें कहेंगे प्रतिचुंबकीय। लोह चुंबकीय क्या है? जो तेज़ी से वहाँ पर आकर्षित होते हैं, जैसे कि लोहा है अपना, ठीक है। तो ये तीनों पदार्थ इसी पर निर्भर करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर। डोमेन सिद्धांत पढ़ाया था हमने, आपको याद करो, बताया था डोमेन सिद्धांत। डोमेन सिद्धांत में हमने क्या बताया था आपको? कि किसी भी पदार्थ में या धातु में कई सारे परमाणु एक दिशा में होते हैं, मतलब उनकी जो चुंबकीय द्विध्रुव हो एक दिशा में होते हैं। ये लो, ये सारे चुंबकीय एक दिशा में हो गए, इनके एक दिशा में हो गए। बनाया था ना ये वाला डायग्राम, याद करो, ठीक है।
ठीक है। लेकिन जैसे ही एक हम चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, ठीक है, अभी क्या है, इनके चुंबकीय द्विध्रुव आगे चले जा रहे हैं, इनका चुंबकीय द्विध्रुव इधर जा रहा है, इनका इधर जा रहा है, इनका मतलब आपस में छोटे छोटे ग्रुप्स बने, ठीक है, कई सारे परमाणुओं के आपस में एक ग्रुप बना रखे हैं और सबका चुंबकीय द्विध्रुव, नेट चुंबकीय द्विध्रुव हो जा रहा है 0। क्यों? सबकी दिशाएं अलग अलग हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है अभी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वो कितना है? 0। लेकिन जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र हम लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे N, यहाँ लगाएंगे S, इस तरफ N, इस तरफ S, तो सारे के सारे तेज़ी से इधर से इधर मुड़ जाएंगे, समझ गए? तो अगर सारे के सारे मुड़ गए तेज़ी में तो वो लोहे चुंबकीय हैं, तेज़ी से आकर्षित हो रहा है। थोड़े बहुत अगर धीरे धीरे ठीक ठाक हुए उनकी दिशा में तो अनुचुंबकीय हुए। और अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर है, वो जो उल्टे भागने लगे, नहीं समझे, तो उसे कहेंगे प्रतिचुंबकीय। जो हमें अलग अलग डायरेक्शन में नहीं चाहिए, अगर ये सारे एक डायरेक्शन में आ जाए तो फिर ये सब्सटेंस जो है वो चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगेगा, समझिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएंगी इसमें। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लाने के लिए ज़रूरी है कि सारे के सारे डोमेन है, इन्हें डोमेन कहते हैं अपन, 1 डोमेन, 2 डोमेन, 3 डोमेन, 4 डोमेन, 5 डोमेन, समझिए बात को कि नहीं। तो सारे के सारे डोमेन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की दिशा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर अगर उनकी दिशा सेम हो रही तो लोह चुंबकीय है, थोड़ी बहुत सेम हो रही तो अनुचुंबकीय, और बिल्कुल नहीं हो रही तो प्रतिचुंबकीय है। इनमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होंगे, इनमें थोड़े बहुत चुंबकीय गुण होंगे, इनमें बहुत ज़्यादा चुंबकीय गुण होंगे, समझ गए ना। ये डोमेन सिद्धांत के अनुसार था, ठीक है, डोमेन प्रिंसिपल होता है एक, ठीक है, इसको नोट करो एक बार। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ, एम्पियर का परिपथी नियम। ये आगे के चैप्टर में पूरी हेडिंग मिलने वाली है, ये एक नंबर की क्वेश्चन है, लेकिन डिटेल हम पूरी बता दे रहे हैं तुम्हें, बार बार करने का काम नहीं है, ठीक है। एम्पियर का परिपथी नियम, तो एम्पियर का परिपथी नियम कहता है कि इंटीग्रेशन B.dl बराबर म्यू नॉट I। ये क्या है? किसी बंद परिपथ में, कैसे परिपथ में? बंद परिपथ में ये जो चुंबकीय क्षेत्र है B, उसका रेखीय समाकलन, अरे भैया dl लगाए ना, dl का मतलब क्या होती है? लंबाई, रेखा, समझ गए ना। तो चुंबकीय क्षेत्र B का समाकलन कौन सा? रेखीय, लीनियर इंटीग्रेशन, उससे घिरी धारा का, उससे घिरी धारा का, कितनी है धारा? I, उसका म्यू नॉट गुना होता है। समझ में आई बात की नहीं? तो क्या है, जैसे वहाँ पे मैंने गॉस की पीरियड पढ़ी थी कि टोटल फ्लक्स जो है वो क्या होता है? क्यू का 1/ε0 गुना बंद परिपथ में। उसी तरह यहाँ बंद परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र B है ना, उसका रेखीय समाकलन यानी कि लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है। कैसे परिपथ में? बंद, ये जो गोला बनाते हो उसका मतलब क्या होता? बंद परिपथ, उससे घिरी धारा I का कितने गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। इसे ही हम एम्पियर का परिपथी नियम कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? ये हो गया, ठीक है।
अच्छा, परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका समझते हो ना, कोई भी एक प्लास्टिक का या अचालक जिनमें धारा का प्रवाह ना हो पाए। बेलन ले लो, उस पर तांबे की तार लपेट दो, फिर उसमें करंट फ्लो करवा दो। ये लो, इस बैटरी से हमने करंट फ्लो करवा दी। ये आई पहले ऊपर जाएगी, फिर आएगी नीचे, फिर ऊपर चढ़ेगी, फिर नीचे, नहीं समझे, इधर से ऊपर, फिर घूम के नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। समझ रहे बात को कि नहीं? इस तरह से करंट फ्लो होगा, तो इसे अपन क्या कहते हैं, परिनालिका। और बेटा जब भी करंट फ्लो करती तार में तो बायो-सेवर्ट नियम तो बनना पड़ा ही है। क्या था बायो-सेवर्ट नियम? जब भी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या बनता है, एक चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है क्या बना था, ध्यान करो, B बराबर μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अरे यही होता है कि नहीं बायो-सेवर्ट नियम? ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म याद रखना, बहुत पूछा जाता है। आई डी एल क्रॉस आर बटे में आर क्यू, आर का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर था। अब आर का गुणा होगा तो नीचे आर क्यू हो गया, और ऊपर डी एल क्रॉस आर लिख दो, क्रॉस हटेगा तो साइन आ जाएगा, और आर का तुमने गुणा करा ही था। तो ये है बायो-सेवर्ट का वेक्टर फॉर्म, इसको याद रख लेना, डी एल क्रॉस आर बटे में आर क्यू। ठीक है, तो परिनालिका में भी करंट फ्लो हो रही कि नहीं? तो बेटा इसकी जो बीच वाली लाइन है ना, एक इसकी एक्सिस, इसको बीचों बीच से जाने वाली रेखा, उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका फॉर्मूला बढ़ता था B बराबर μ0 n/0, जहाँ पे स्मॉल है एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। समझ रहे ना? जैसे कि मान लो मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर के एकदम बीचों बीच से एक लाइन जा रही है, काल्पनिक रेखा। समझ गए ना? बाहर नहीं निकाल रहे उसके हम चुंबकीय क्षेत्र, इसी परिनालिका के भीतर एक्सिस पे जो बीचों बीच से एकदम लाइन जा रही सीधी, उस पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहा है। समझ गए ना? उसी को कहते हैं अक्ष। अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर अंदर, वो होता है B बराबर μ0 n/0। μ0 क्या है जानते हो? निर्वात की चुंबकशीलता। स्मॉल n क्या है? एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। और I0 क्या है? प्रति फेरे में धारा, मतलब एक फेरे में धारा, एक फेरे में धारा का मान। समझ गए ना? प्रति एक फेरे में धारा का मान है I0। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, आगे डेरिवेशन आएगा तो देखेंगे। ये बायो-सेवर्ट बताया, और वो परिनालिका वाला फॉर्मूला बता दिया, B बराबर μ0 n/0, उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। पीछे का जितना करवा दिया ना हमने, गेट वगैरह सब पढ़ लेना, नहीं तो आएंगे फिर मत के नाम से क्या आया नहीं हमें, और हम कर नहीं पाए ये सब। सारे के सारे गेट तैयार कर लेना कायदे में, NP। ठीक है, आर्द्र तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, सब कुछ। हो गया। नेक्स्ट, धारामापी का अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण। अगर बात करें एक शुद्ध अमीटर की, तो पहली बात तो अमीटर को लगाते बेटा श्रेणी क्रम में, किस लिए? धारा नापने के लिए। और इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए?
शून्य। ठीक है, एक अमीटर है, अगर वो अति शुद्ध है आदर्श है तो उसको श्रेणीक्रम में लगाते हैं धारा नापने के लिए, और उसका खुद का जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। पर बेटा शून्य तो कर नहीं सकते, तो जो धारा मापी है ना गैल्वेनोमीटर, उसके समांतर में एक शंट लगा देते हैं। क्या करेंगे, समांतर में एक शंट लगा देंगे। इस प्रकार ये जो धारा मापी था ना गैल्वेनोमीटर, वो एक अमीटर की तरह काम करेगा। समझ गए ना, धारा मापी का मतलब ये नहीं है कि वो धारा नाप रहा, धारा मापी से ही अमीटर बनाते हैं, धारा मापी से ही वोल्टमीटर बनाते हैं। अमीटर कैसे बनाओगे, धारा मापी के समांतर में एक शंट लगा दो। ठीक है, शंट का मतलब समांतर में एक सूक्ष्म प्रतिरोध, समझ गए ना, बहुत कम वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लगा दो, समझ गए ना, समांतर में। तो ऐसे अपन कहते हैं क्या, शुद्ध अमीटर। ठीक है, तो कुल मिला के ना पहले केवल धारा मापी था, तुम जो समांतर में शंट लगा दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। जीरो तो तुम कभी नहीं कर पाओगे, शून्य होना चाहिए लेकिन हो नहीं पाएगा, कम हो जाएगा लेकिन शंट लगाने से। फिर आ जाओ एक शुद्ध वोल्टमीटर पे। ठीक है, तो इसको अपन लगाते बेटा कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। क्या नापता है ये, विभव, वोल्टेज, और इसका प्रतिरोध होना चाहिए बेटा अनंत। ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं में बहुत पॉइंट कवर कर दिए हमने, कुछ भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रख लेना। शुद्ध वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, अनंत। क्या नापते हैं, वोल्टेज। कौन से क्रम में लगाते हैं, पैरेलल। ठीक है, आइडियल वोल्टमीटर यानी कि शुद्ध वोल्टमीटर। बनाएंगे कैसे, तो जो धारा मापी है ना गैल्वेनोमीटर, उसके श्रेणी में एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ दो, कैपिटल आर। ठीक है, जो धारा मापी है ना तो धारा मापी की श्रेणी में एक बड़ा प्रतिरोध, मतलब काफ़ी हाई वैल्यू जोड़ देते हैं ताकि जे और जे जुड़ जाएं और काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाए। अनंत तो कर नहीं सकते ना, कभी जीरो कर सकते हो, तो जीरो करने की बजाय कम कर लिया समांतर में लगा के, और अनंत नहीं कर सकते तो श्रेणी में लगा के थोड़ा सा प्रतिरोध बढ़ा दिया। श्रेणी में लगाने पे प्रतिरोध बढ़ जाता और समांतर में लगाने पे प्रतिरोध घट जाता। हो गया, फोटो खींच लेना इसकी, पढ़ लेना पूरा। ठीक है।